नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ओम बिरला की बढ़ती मुश्किलों की, संसद में मचे बवाल की। Ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come, we have to go home. देखेंगे कैसे संसद में मनमानी पर उतरी मोदी सरकार। सीएम हेमंता पर गौरव गोगोई ने लगाए क्या आरोप, जानेंगे महाराष्ट्र में एनडीए को लगे बड़े झटके को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, 3 महीने में फैसला दे दिल्ली हाई कोर्ट। कुलदीप सेंगर की याचिका पर कोर्ट का निर्देश। वांगचुक के स्वास्थ्य पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, कहा सोनम वांगचुक पूरी तरह से ठीक, सर्वोत्तम उपचार मिल रहा। अजीत पवार के 13वीं पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब मामले में रखा अपना पक्ष, ऊपर लगे आरोपों से किया इनकार। और शेयर बाजार में तेजी, 485 अंकों की तेजी के साथ 84,065 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 173 अंकों की तेजी के साथ 25,867 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने अब उन्हें पद से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ये तय हो गया है। तो आखिर क्यों विपक्ष अध्यक्ष के खिलाफ ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र में ही आएगा। बजट सत्र के दूसरे चरण में जो 9 मार्च से शुरू होगा, उसमें विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। क्योंकि अभी नोटिस दिया गया है, तो भी इस पर चर्चा 9 मार्च के बाद ही होगी, क्योंकि बजट सत्र का पहला चरण 13 मार्च को खत्म होगा और इस दौरान बचे हुए दिन में बजट को पास कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। वैसे जिस तरह से सदन को चलाया जा रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि बजट बिना बहस के पास कराया जाएगा। दरअसल विपक्षी सांसदों की लोकसभा अध्यक्ष से नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ओम बिरला का विपक्षी सांसदों के खिलाफ दिया गया बयान माना जा रहा है। 4 फरवरी को पीएम मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था। वैसे तो इस पर चर्चा हुई ही नहीं थी, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका ही स्पीकर ने नहीं दिया था। इस पर पीएम मोदी को बोलना था, लेकिन वो लोकसभा में आए ही नहीं। बाद में लोकसभा स्पीकर का बयान आया कि मैंने पीएम मोदी से सदन में नहीं आने का अनुरोध किया था, क्योंकि पीएम मोदी सदन में आते तो विपक्ष की महिला सांसद कुछ अप्रिय घटना कर सकती थी। बाद में ये खबर भी आई कि लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांतों से काट सकती थी। लोकसभा स्पीकर के इस बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये विचार फैलाया जा रहा है कि विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री को धमकी देने वाले थे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री सदन में आने से डर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके सामने जनरल नरवणे की किताब रखूं। वो सच का सामना नहीं कर सकते। अगर किसी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री पर हमला करेगा, तो तुरंत एफआईआर करिए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? राहुल ने सरकार को चुनौती दी कि वो तत्काल ऐसे सांसद पर एफआईआर करें जो प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहता था। तो प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर स्पीकर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है, और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था, और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। जबकि तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद आर सुधा ने मांग की है कि विपक्ष की महिला सदस्यों पर आरोप लगाने वाले लोकसभा स्पीकर की टिप्पणी को कार्यवाही से हटाया जाए। आर सुधा ने इसे लेकर स्पीकर को प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया है। पत्र में स्पीकर पर सरकार की तरफ से अपने पक्ष में काम करने का दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से अपील की है कि निष्पक्ष तरीके से सदन के संरक्षक की भूमिका निभाएं। विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर कांग्रेस की सांसदों के खिलाफ असत्य, निराधार और मानहानि कारक आरोप लगाए जाने की शिकायत की है और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
पत्र में यह भी बताया गया है कि किस तरह से विपक्षी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी पीएम मोदी का बचाव करना अब लोकसभा स्पीकर को ही भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसे में अगर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये लोकसभा स्पीकर के साथ मोदी सरकार के लिए भी संकट का कारण बन जाएगा। ओम बिरला पर सदन में पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को न बोलने देने पर विपक्ष भड़का हुआ है। बजट पर चर्चा के दौरान भी यही मुद्दा गरमाया रहा। तो वहीं राज्यसभा में भी जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया गया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो कैसे सदन में आमने सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी भाषण नहीं दिया और धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन जब बारी बजट पर चर्चा की आई तो विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया। विपक्षी सांसदों ने चर्चा से पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे राहुल गांधी को बोलने देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने खुद इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा कि 1 घंटे पहले स्पीकर से मुलाकात में आश्वासन मिला था कि बजट चर्चा से पहले मुझे बोलने दिया जाएगा। अब उस वादे से पीछे हट रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे अपने मुद्दे रखने की इजाजत है या नहीं। इस दौरान बीजेपी सांसद संध्या राय, जो स्पीकर की आसंदी पर बैठी हुई थी, उन्होंने विपक्ष के सवालों को दरकिनार करते हुए सीधा कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, बजट पर चर्चा करनी हो तो बताएं। इस पर विपक्ष ने अपना विरोध जताया और लोकसभा 10 फरवरी तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी नेताओं को ना बोलने देने का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come, we have to go home. प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो इसे सरकार की मनमानी ही करार दे दिया। उन्होंने कहा, ये संसद में तमाशा बनाया हुआ है। इन्होंने लीडर ऑपोजिशन को एक लफ्ज ये सुनना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी चले। इन्होंने देश बेच दिया, उसके ऊपर सवाल ना खड़े हो जाएं। ये एलओपी को बोलने ही नहीं देना चाहते। विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों पक्षों में बना ये गतिरोध कहां जाकर थमता है। संसद में सरकार बुरी तरह से घिर गई है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लोकसभा सचिवालय को पीएम केयर फंड से जुड़े सवालों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमा गहमी देखी गई। इस दौरान विपक्ष को नहीं बोलने देने का मुद्दा भी गरमाया, जिस पर विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और इन सब के बीच इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को पीएम केयर्स फंड को लेकर साफ निर्देश दे दिए हैं। पीएमओ ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष एनडीएफ से जुड़ा कोई भी सवाल या मामला लोकसभा में नहीं उठाया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि 3 निधियों से संबंधित सवालों की लोकसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 41(2)(8) और 41(2)(17) के तहत इजाजत नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने इस खबर को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष एनडीएफ से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए। विपक्ष ने सवाल पूछते हुए आगे कहा कि सांसद जनता के प्रतिनिधि है, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर तानाशाही, संसद का अपमान और सांसदों के अधिकारों पर हमला करार दिया है। हालांकि विपक्ष के इन हमलों पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब या कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर यह मामला कहां जाकर थमता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की मनमानी पर मोर्चा खोल दिया है, तो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीएम हेमंता के आरोपों पर करारा पलटवार किया है, जिससे सियासत गर्मा गई है और बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। असम की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है।
इसी कड़ी में एक बार फिर दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। दरअसल सीएम हेमंता हमेशा से ही गोगोई और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान और आईएसआई से कथित कनेक्शन के गंभीर आरोप लगाते आए हैं और अब एक बार फिर उन्होंने 8 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मुद्दा उठाते हुए कहा, गौरव गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच गहरे संबंध है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। सीएम हेमंता के इन आरोपों पर गोगोई ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को 2.5 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर सके जिससे ये साबित हो कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूँ। वो गोलमोल बातें करते रहे। उनके पास पिछले 6 महीनों से एसआईटी की रिपोर्ट मौजूद है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि 10 सितंबर को रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो हमारा सिर्फ एक सवाल है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीनों से इस रिपोर्ट पर चुप क्यों रहे। इसका कारण यह है कि उनके द्वारा गठित एसआईटी कोई सबूत पेश करने में असफल रही। शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूं कि मैं एसआईटी जांच के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एसआईटी रिपोर्ट जारी की जाए। मुख्यमंत्री चाणक्य नहीं है। बता दें कि गोगोई ने आगे कहा कि सीएम हेमंता इतनी नीच हरकत पर उतर आए हैं कि मेरे बच्चों से जुड़ी जानकारी भी लीक कर दी। हम भी उनके बच्चों के बारे में जानते हैं, सबको पता है, लेकिन हम इसे उजागर नहीं करना चाहते। उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। सीएम हेमंता की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो मुश्किलें एनडीए की भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के नतीजे सामने आ गए हैं और इन नतीजों में बीजेपी समेत पूरे महायुति को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं एनसीपी अजीत गुट की बल्ले बल्ले हो गई है। तो कहां किस पार्टी का होगा कब्जा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए 7 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के जश्न में डूबी बीजेपी को करारा झटका लगा है। 12 जिला परिषदों में से बीजेपी को सिर्फ 3 में ही बहुमत मिला, जबकि हाल ही में नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 29 में से 18 में बहुमत हासिल हुआ था। चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तो पुणे में लगा, जहां 1 महीने पहले निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में एनसीपी ने वापसी करते हुए बहुमत हासिल कर लिया। पुणे जिला पंचायत की 73 सीटों में से एनसीपी को 43 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। कोल्हापुर में भी एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एनसीपी नगर निगम और जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी है। बीजेपी से दूर होने का नतीजा अब उसके पक्ष में आता हुआ दिखाई देने लगा है। कई जिला पंचायतों में एनसीपी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। वहीं लातूर जिला परिषद में कांग्रेस का दबदबा दिखा है। यहाँ की 59 सीटों में से कांग्रेस को 23, बीजेपी को 20, शिवसेना उद्धव, एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 208 सीटें मिली हैं, तो वहीं अजित पवार की एनसीपी 126 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे सुर्खियों में है, तो चर्चा इस वक्त एसआईआर की भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार की तरफ से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। वहीं कोर्ट ने भी अपने पिछले आदेश पर जवाब मांगा। इस बीच कोर्ट में सीएम ममता के खिलाफ एक और याचिका पहुंच गई है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से काला चोगा पहनकर अपना पक्ष रखा। इस प्रक्रिया के खिलाफ अपनी दलीलें रखी। देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा को यह नागवार गुजरा। महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सीएम ममता की व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर कार्रवाई में किसी पदासीन मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से पेश होना संवैधानिक रूप से गलत है, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीजे सूर्यकांत से इजाजत मिलने के बाद खुद जाकर कोर्ट में दलीलें दी थी और एसआईआर से जुड़े इन मुद्दों पर कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। इस बार भी सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट के 7 करोड़ 8 लाख नामों में करीब 6 करोड़ 75 लाख मतदाता मैप किए जा चुके हैं, यानी उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद था। वहीं 1 करोड़ 36 लाख मतदाता अब भी विसंगति सूची में है। इस दौरान ईआरओ और एईआरओ की जगह माइक्रो ऑब्जर्वर्स को जिम्मेदारी सौंपने का मुद्दा फिर सामने आया। ममता सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमने 8,555 ग्रुप बी अधिकारियों की सूची मेल की है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे कोई मेल नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। दरअसल ममता सरकार ने माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका पर सवाल उठाए थे और अब कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए साफ कर दिया है, माइक्रो ऑब्जर्वर आदेश जारी नहीं कर सकते। ईसीआई ने साफ किया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर या राज्य सरकार के अधिकारी अंतिम फैसला लेने में निर्धारित वैधानिक प्राधिकरण की केवल मदद करेंगे। ईआरओस को अगर कोई आपत्ति मिलती है तो उस पर विचार करने के लिए वो बाध्य होंगे।
चाहे ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आगे आए या नहीं, उनके दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच प्रभावित व्यक्तियों के दस्तावेजों की तरह ही की जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई 10 फरवरी को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर लगातार बहस जारी है, तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस बीच नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे वो बुरी तरह से घिर गए और अब उनके बयान से शुरू हुआ विवाद पूरे एनडीए पर भारी पड़ रहा है। साथ ही नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। तो क्या बोले हैं नीतीश कुमार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने तमाम मोर्चों पर सरकार की घेराबंदी की, लेकिन विपक्ष को जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पूरे एनडीए को भारी पड़ रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने बयान देकर बड़ी मुसीबत भी मोल ले ली। दरअसल बिहार विधानमंडल का सत्र जारी है और इस दौरान दरभंगा में बच्ची के साथ हुए शोषण और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। लेकिन इस पर जवाब देने के बजाय या कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देने के बजाय नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विधान परिषद में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी और महिला सदस्यों पर तंज कसते हुए टिप्पणी कर दी, जो एक विवाद में बदल गई। सीएम नीतीश ने आरजेडी की महिला सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 3 गो ज्यादा हल्ला कर रही हैं। लालू यादव हट गए तो इसी को बना दिए हैं। इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है और ये लोग केवल शोर मचाना जानते हैं। जब ये लोग पहले सरकार में थे तो इन्होंने कोई काम नहीं किया और अब केवल फालतू की बातें कर रहे हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद इसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है। ये लोग आई 3 को बोल रही है। सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए विपक्ष ने इसे अपमानजनक करार दिया और अपने हमले और तेज कर दिए। सदन के अंदर आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी। नीतीश कुमार के राबड़ी देवी को लेकर दिए गए लालू यादव के बाद बना दिया वाले बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष अब सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने की रणनीति बना रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत 75 साल के हो गए हैं। उन्होंने कल अपने भाषण में कहा कि मैं 75 साल का हो गया हूं, अगर संघ चाहे तो मैं अपना पद छोड़ सकता हूं। भाई, जिसकी मर्जी अगर ना हो कुर्सी छोड़ने की तो दाएं बाएं वो कई सारे बहाने बना सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़ना पसंद करता हो। रिटायरमेंट के लिए आम आदमी के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, जिसके हिसाब से वो खुद ब खुद ही रिटायरमेंट की तारीख आने पर रिटायर हो जाता है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम तो बीजेपी और आरएसएस में भी 70 साल वाला बना हुआ है, लेकिन जो बेचारे बदकिस्मत हैं वही मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं और बाकी मोदी है तो मुमकिन है वाले नियम का फायदा उठाकर मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।